नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी में आज हम बात करेंगे फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके बारे में, क्योंकि ये मेजर पे पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है जहां लोगों को काफ़ी आना जाना पड़ता है, और इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जनरली जब भी किसी आदमी को किसी भी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना हो तो वो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चला जाए। आज की डेट में हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनी हुई है और उस वेबसाइट पे उसके डिपार्टमेंट के बारे में 17 मैनुअल्स के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका मिशन, उसका विजन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसमें फंक्शनरी कौन कौन से हैं, उसकी हायरार्की क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितने फील्ड यूनिट्स हैं, हेडक्वार्टर क्या करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एंटायर स्टडी करने के लिए हमें उस गवर्नमेंट की, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट खंगाल लेना चाहिए। वो कौन कौन से एक्ट्स इम्प्लीमेंट करता है, उन एक्ट्स की कॉपियाँ भी वहाँ मिल जाएंगी। डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में पता लग जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता लग जाएगा, जो फैसिलिटीज़ वो देते हैं वो किस आधार पर देते हैं, कौन एंटाइटल्ड हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फ़ीस जमा करानी है, किस फॉर्म में जमा करानी है, कहाँ पर जमा करानी है, फॉर्म कहाँ जमा किया जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एवरीथिंग is available on the website of the government department these days। क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत 17 मैनुअल के माध्यम से पूरी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देना एक कंपल्शन है, और 2005 ऑनवर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बहुत ही इंसिस्ट किया है कि अपनी अपनी वेबसाइट्स को आप अपडेट रखिए। यहाँ तक कि आपके उस डिपार्टमेंट का बजट भी उस पर मिल जाएगा, किस मद पर कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इस साल कितना बजट उसको मिला, किस मद पे कितना खर्च हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंटल वेबसाइट हमें पूरी जानकारी दे देते हैं। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था सिटीजन चार्टर का। सिटीजन चार्टर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत भी हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने सिटीजन चार्टर बनाकर अपनी अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। इन सिटीजन चार्टर से भी हमें पता लगता है कि डिपार्टमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, यदि वहाँ की कोई कंप्लेंट हो तो किसको की जा सकती है, उसका निवारण कौन करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पूरी नॉलेज वहाँ की वेबसाइट के माध्यम से मिल सकती है। अतः आप सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट को खंगालने का प्रयास करें। सिमिलरली जो नए रिक्रूट्स हैं, जो नए बाबू आते हैं या नए असिस्टेंट आते हैं, नए अधिकारी आते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वहाँ भी ये कंपल्सरी बन जाता है कि उनको उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जानकारी हो कि ये डिपार्टमेंट अब जिसमें मैं आया हूँ इसके फंक्शंस क्या है, मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं हायरार्की में कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे को डेलीगेटेड फंक्शंस क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मज़े की बात है कि बहुत सारे अधिकारियों को अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही ज्ञान नहीं है। उनसे पूछो कि आपका डिपार्टमेंट क्या करता है तो इधर उधर की बातें भटका कर बात करते हैं, जबकि उनको उसके मिशन और विजन के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो इस प्रकार से उस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके एक्ट्स, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करने के आर्डर्स हैं, उनको सबका ज्ञान जब तक नहीं होगा तो वो कैसे रूल करेंगे अपने सर्कल को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने सेक्शन को, या अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे गाइड करेंगे। इसलिए ये डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अति आवश्यक बन गया है कि यदि उनको परफॉर्मेंस प्रॉपर अपना देना है तो वो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखें, which is already available on their website। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसे भी हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन बाई एंड लार्ज प्रिंट नहीं हुआ करते।
और जब भी वो नोटिफाई होते हैं उसके बाद उनके ऊपर ना कोई बुक्स लिखी जाती हैं, ना कोई उनके लिए कोई लिटरेचर बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक मैनुअल होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो अपने स्टाफ को गाइड कर सके कि यहाँ कितने फंक्शनरी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि डिपार्टमेंटल वेबसाइट बने और उसके ऊपर हर प्रकार का डाटा अवेलेबल हो। आरटीआई रूल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि हर एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी उसके ऊपर नॉलेज जो है उस वेबसाइट के अंदर दी जाए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर पीएम तक इस अधिकारी की कितनी सैलरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनके फील्ड यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स कहाँ हैं, उनके अधिकारी कहाँ बैठते हैं, उनका हायरार्की क्या है, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसके बारे में आप उसकी वेबसाइट को ज़रूर खंगालें। अब हम बात करते हैं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की। फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स का मर्जर है। 1965 में राशनिंग एक टेम्परेरी डिपार्टमेंट के रूप में उभरा था और उससे पहले सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल सप्लाईज दिल्ली में पहले ही फंक्शन करता था। वो एक परमानेंट डिपार्टमेंट था, वेयर एज फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट वाज ए टेम्परेरी डिपार्टमेंट। जब राशनिंग का दौर थोड़ा लाइट हुआ और यहाँ पर दिल्ली स्पेसिफाइड फूड कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया गया, यानी कि राशनिंग के दौरान हर व्यक्ति को राशन कमोडिटीज़ राशन कार्ड के अगेंस्ट राशन की दुकान से ही मिला करते थे। परंतु जब लिबरल एटीट्यूड हो गया, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ राशन कमोडिटीज़ हो गया, तो ये कंपलसरी नहीं था कि अब हर आदमी को राशन कार्ड के अगेंस्ट ही मिले। साइमल्टेनियसली फ्री सेल मार्केट में भी चीज़ें उपलब्ध होने लग गई और राशन कार्ड की वैल्यू उतनी नहीं रही। देखा जाए तो राशन कार्ड की वैल्यू इस आधार पर भी है कि कहीं भी आप चले जाओ आपसे राशन कार्ड मांगा जाता है एज एन एविडेंस ऑफ प्रूफ। आज की डेट में आधार ने उसकी जगह ले ली है, या आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड ने ले ली है, या अन्य कई किस्म के कार्ड हैं जो यूज़ होते हैं। तो परंतु किसी ज़माने में राशन कार्ड की इतनी वैल्यू थी कि कोई और डॉक्यूमेंट उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें पूरे फैमिली की डिटेल्स होती हैं, नाम, पता, पिता का नाम, रिलेशनशिप, एज एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हमारा जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट था उस 1965 के अंदर राशनिंग से स्टार्ट हुआ और उससे पहले जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन था, इन दोनों का मर्जर हो गया। मर्जर होने के बाद इसका नाम पड़ गया फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट। उसके बाद कंज्यूमर अफेयर एक डिपार्टमेंट होता था, उसके सेक्रेटरीट फंक्शंस भी इसी डिपार्टमेंट को दे दिए गए। तो कंज्यूमर अफेयर का है कि जितनी भी कंज्यूमर से रिलेटेड शिकायतें होती हैं उनको डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम पे यदि आप टेकअप करना चाहते हैं तो उनके डिस्ट्रिक्ट फोरम बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, और स्टेट फोरम भी है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट्स दायर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में 3 बेसिक डिपार्टमेंट्स का काम आ गया है। इसके अलावा दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है, उसका भी जो सुपरवाइज सेक्रेटरीट फंक्शन हैं वो भी यहाँ पर किए जाते हैं, उनकी अप्रूवल्स वगैरह देनी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये उसका अपेंडेज हो गया है, उस एक डिपार्टमेंट हो गया। इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो फूड एंड सप्लाईज कमिश्नर होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी हैं। नॉर्मली हर डिपार्टमेंट किसी न किसी मंत्री महोदय के अधीन आता है। सो मंत्री जी के बाद कमिश्नर फूड एंड सप्लाई कम सेक्रेटरी, कई दफ़ा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का भी अधिकारी होता है, वो उसके अपने स्टेटस के अनुसार होता है कि सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। तो उसके अधीन जो है स्पेशल सेक्रेटरी और स्पेशल फूड एंड सप्लाई कमिश्नर होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सप्लाई होते हैं, और उनके नीचे जो होते हैं सर्किल ऑफिसेज होते हैं इन द फील्ड यूनिट्स, और ब्रांचेस होती हैं एट द हेडक्वार्टर। इस समय फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में एक कमिश्नर हैं, 3 स्पेशल कमिश्नर्स हैं, 10
असिस्टेंट कमिश्नर हैं और 70 एफएसओ तो डिपार्टमेंट्स के सर्किल ऑफिसेज के अंदर हैं। इसी प्रकार से हेडक्वार्टर पे भी ब्रांचों के इंचार्ज जो हैं वो भी एफएसओज ही होते हैं। फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच, पॉलिसी ब्रांच और भी अन्य ब्रांचेज जो है, एनफोर्समेंट ब्रांच एक्सेट्रा, उनके होते हैं। अकाउंट साइड में एक अकाउंट्स ब्रांच होती है हेडक्वार्टर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है, केयर टेकिंग ब्रांच होती है। तो ये हेडक्वार्टर का बड़ा बेसिक सेटअप होता है। सर्किल ऑफिस जो होते हैं उनसे डे टू डे हमारा वास्ता पड़ता है। जितने भी हमारे कंट्रोल आर्डर्स इम्प्लीमेंट होने हैं वो सर्किल ऑफिस के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट हुआ करते हैं। हर सर्किल ऑफिस एक एमएलए की जुरिस्डिक्शन के बराबर होता है। जैसे एमएलए की जो जुरिस्डिक्शन है वही आपके सर्किल ऑफिस का जुरिस्डिक्शन होता है। तो उसके अनुसार जो है पूरा एरिया उनका जो है तो उसी एफएसओ के अधीन आता है। वहाँ जितनी राशन की दुकानें हैं उनके अधीन आएंगी। उनके सुपरविजन के लिए हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स होते हैं। पब्लिक डीलिंग के लिए हमारे पास एलडीसीज, यूडीसीज होते हैं जो काउंटर्स के ऊपर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हर सर्किल ऑफिस जो है नियरेस्ट टू द लोकेलिटी वेयर द एमएलएज एरिया इज़ देयर, वहाँ बनाने की कोशिश की गई है। कहीं कहीं पे वो दूर भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन। तो 70 सर्किल ऑफिसेज जो हैं उनमें कोई भी अधिकारी और कोई भी सिटीजन जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जा सकता है। किसी को फूड कार्ड चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को कोई और फैसिलिटी चाहिए। तो जो जो फैसिलिटीज़ हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट देता है उसके बारे में वो वहाँ जाकर इंटरेक्ट कर सकता है। कुछ चीज़ें लाइसेंसिंग सिस्टम की हेडक्वार्टर पे भी होती हैं जो जिनके बारे में हेडक्वार्टर पर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु बेसिकली वो जो डीलर्स हैं उनका रोल ये होता है हेडक्वार्टर के ऊपर जाने का। अदरवाइज सिटीजन्स का मैक्सिमम काम सर्किल ऑफिसेज में ही हो जाता है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो एक तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को हैंडल करता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो है सरकार को ये अधिकार देता है कि जब भी किसी चीज़ की कोई भी शॉर्टेज हो जाए तो बजाय असेंबली में जाने के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर की अधिकार अप्रूवल से आप कोई भी कंट्रोल ऑर्डर बना सकते हैं। उसमें प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर हो सकता है, चैनलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ हो सकती हैं। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में वैसे तो बहुत सारे अन्य वो जो हैं सेक्टर्स भी आते हैं, परंतु फूड एंड सप्लाई से रिलेटेड जो है वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का वितरण होना है उनके बारे में कंट्रोल ऑर्डर्स बन सकते हैं। किसी ज़माने में सीमेंट का कंट्रोल ऑर्डर होता था, ब्रिक्स का होता था, डबल रोटी का होता था। समय समय पर रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कंट्रोल ऑर्डर्स बनते गए और उनको वैनिश होते हुए भी हमने देखा है। किसी ज़माने में उन 35 कंट्रोल ऑर्डर हुआ करते थे, परंतु आज की डेट में इतने कंट्रोल ऑर्डर्स फूड एंड सप्लाई में नहीं हैं। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ इस समय डील होता है वो है दिल्ली स्पेसिफाइड फूड कंट्रोल ऑर्डर 1981, जिसके अंतर्गत फेयर प्राइस शॉप चलती हैं जो कि राशन के फूड कार्ड होल्डर्स को राशन कमोडिटीज़ देते हैं। तो बेसिकली जो मेन ऑर्डर है वो इस समय इम्प्लीमेंट होने वाला वो है दिल्ली स्पेसिफाइड फूड कंट्रोल ऑर्डर्स। इसके अंतर्गत पावर्स हैं कमिश्नर को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर्स को कि कहाँ पर एफपीएस की ज़रूरत है, उस एफपीएस की फंक्शनिंग कैसे होगी, राशन कार्ड कैसे बनेगा, उनकी पॉलिसी क्या होगी। इसके तहत जितनी भी इंस्ट्रक्शन देनी है, इस समय पर हेड जो है कितना राशन दिया जाएगा, उसकी प्राइस क्या है, ये सारे डायरेक्शन जो हैं इसी फूड एंड सप्लाईज कंट्रोल ऑर्डर, स्पेसिफाइड फूड कंट्रोल ऑर्डर 1981 के अंतर्गत दी जा सकती हैं। इसके बाद एक नया पुराना एक्ट है, बहुत पुराना चल रहा, उसको कहते हैं डिस्प्ले ऑफ प्राइस एंड स्टॉक्स। ये 1977 में शुरू हुआ था, परंतु अभी तक इसको जब भी ज़रूरत पड़ता है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसको अभी तक एबॉलिश नहीं किया गया। तो 1970 के
दिल्ली डिस्प्ले ऑफ प्राइसेस एंड स्टॉक्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डर 1977। इसके अंतर्गत 24 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी प्राइस आपको डिस्प्ले करनी पड़ती है। इसी प्रकार से 17 ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनकी अवेलेबिलिटी के बारे में आपको स्टॉक के बारे में ज्ञान देना पड़ता है कि मेरी दुकान पर इन 17 कमोडिटीज़ में से ये कमोडिटी इतनी अवेलेबल है, ये इतनी है, ये इतनी है। तो इस प्रकार से डिस्प्ले ऑफ प्राइसेस से ये पता लग जाता है कि आज की डेट में रेट क्या है, और डिस्प्ले ऑफ स्टॉक से ये पता लग जाता है कि उस लाइसेंसी के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या उसके पास आज की डेट में कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, या है तो कितनी पड़ी हुई है उसके पास। तो इन चीज़ों को देने का मकसद जो है दिल्ली प्राइस एंड स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑर्डर 1977 के अंतर्गत ये बताता है। देन देर इज़ वन ऑर्डर दिल्ली केरोसिन ऑयल कंट्रोल ऑर्डर 1962। हालांकि दिल्ली को हमने केरोसिन ऑयल लेस डिक्लेयर कर दिया है, परंतु केरोसिन ऑयल अब घरों में यूज़ होने के लिए नहीं दिया जाता, परंतु हम फिर भी देखते हैं कि बहुत सारे शॉपकीपर्स आज भी स्टोव पर काम करते हैं, तो वो केरोसिन कहाँ से ला रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। जबकि 1962 का जो कंट्रोल ऑर्डर था उसके अंतर्गत हर व्यक्ति का या हर राशन कार्ड पर कितना केरोसिन ऑयल मिलेगा, या जो शॉपकीपर्स हैं उनको कैसे मिलेगा, उनके ऊपर कंट्रोल क्या है, वो सब इसके अंतर्गत कंट्रोल किया जाता था। देन दिल्ली सॉल्वेंट रेफिनेट एंड स्लो एक्विजिशन एंड सेल के बारे में एक ऑर्डर है जो 2002 का है। हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट के बारे में भी एक ऑर्डर है जिसको ये इम्प्लीमेंट करता है। परंतु देखा जाए तो इन दोनों एक्ट्स जो लास्ट में मैंने बोले हैं, दिल्ली सॉल्वेंट रेफिनेट एंड स्लो एक्विजिशन एंड सेल ऑर्डर जो है ऑटोमोबाइल के बारे में, और दूसरा मोटर स्पिरिट, हाई स्पिरिट डीजल एटसेट्रा, इससे पब्लिक का कोई तालमेल नहीं है। केवल कभी कभी पर इनकी रेड्स होती हैं जो शॉर्टेज के दौरान इन पर की जा सकती हैं। तो बेसिकली फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है ये 1962 के आसपास बना था, जिसको सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट उस समय कहते थे। उस समय उसका कंट्रोल सीमेंट, ब्रिक्स, एस्बेस्टोस शीट एटसेट्रा सब चीज़ों पर होता था। उसके बाद 1965 में जो है राशन कमोडिटीज़ आ गई, जिसमें आटा, मैदा, सूजी, चावल, चीनी आ गया, तो इनको कंट्रोल करके बांटना शुरू कर दिया। और इन सब चीज़ों को जब मिक्स कर दिया गया तो इस डिपार्टमेंट का नाम बन गया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। तो इस प्रकार से हमारा जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट है बेसिकली आज की डेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है पब्लिक को इसेंशियल कमोडिटीज़ एक प्राइस कंट्रोल के आधार पर दी जाएं, और किसको कितनी मिलेगी इसका भी निर्णय लिया जाए। पर हेड कितना मिलेगा, 5 किलो मिलेगा, 3 किलो मिलेगा, बच्चे को कितना मिलेगा, एडल्ट को कितना मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो PDS कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एट ए फेयर प्राइस ऑफ एंड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इशू। कितना इशू होगा, तो इसका जो बेसिक है PDS के अंतर्गत जितनी भी हमारी सप्लाई आती है वो नॉर्मली फूड एंड सप्लाई FCI के गोदामों से हमें मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो FCI गोदाम्स हैं वहाँ से हमें गेहूँ, चावल मिलता है, जो कि हम प्रोक्योर करती है FCI, उनसे लेकर हम अपने फेयर प्राइस शॉप होल्डर्स को देते हैं फॉर सेल अगेंस्ट फूड कार्ड्स। इसी प्रकार से चीनी जो है वो लेवी चीनी मिलों के माध्यम से फेयर प्राइस शॉप्स को दी जाती है और उसकी प्राइस कंट्रोल होता है। परंतु आजकल ये लेवी चीनी का कोई सिस्टम नहीं रहा, ये अब बंद हो गया। फ्री सेल में ही हमें चीनी लेना पड़ता है। तो पुराने ज़माने में राशन कार्ड होल्डर्स को ये सारी कमोडिटीज़ मिला करती थी, आटा, मैदा, सूजी। अगर त्यौहार आते तो एडिशनल क्वांटिटी में भी दिया जाता था, क्योंकि उस समय कंप्लीट राशनिंग थी, और कंप्लीट राशनिंग के दौरान
फ्री सेल के अंदर मार्केट के अंदर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी जो आज की डेट में उपलब्ध हैं। तो इस समय जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो केवल वही हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उनको कैटेगराइज किया हुआ है, केवल उनको राशन कार्ड दिया जाता है। हर आदमी को राशन कार्ड आज की डेट में नहीं मिलता। जितने पुराने राशन कार्ड थे वो इनवैलिड करार दे दिए गए हैं। और उनके बारे में तो हमारा जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है इसका बेसिक फंक्शन आज की डेट में यही है, एफसीआई से जो माल हम प्रोक्योर करेंगे फेयर प्राइस शॉप्स के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन करके एफपीएस के ऊपर 12 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा देना, ताकि अगले दिन या उसी दिन सेल स्टार्ट हो सके और उसका पूरा जो है कंट्रोल भी रखा जा सके कि राशन का दुकानदार रास्ते में पिलफर करके इसको कहीं ना बेच दे। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमारी बहुत सारी मदद करता है। वो 5-6 गोदाम है हमारे एफसीआई के, मायापुरी में है, सीटीओ पूसा पे है, ओखला है, घेवरा है, नरेला है, शक्तिनगर है। यहाँ से माल जो है उठाकर कंसर्न फूड एंड स्प्राइस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के बेस पर कंसर्न फेयर प्राइस शॉप के लिए सप्लाई लेते हैं और वहाँ देते हैं। फूड एंड सप्लाई के जो एफपीएस होते हैं उनको कैश या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो है अपना माल खरीदना पड़ता है। उनको जब तक बैंक ड्राफ्ट नहीं देंगे एफसीआई उनको सामान नहीं देगा। सो दे हैव टू मेक द प्री पेमेंट और उसकी ढुलाई के लिए उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन काम करता है। और बेसिक फैक्टर यही है कि कहीं पिलफरेज ना हो जाए, माल दुकान पे पहुंचने से पहले ही गायब ना हो जाए। तो इस प्रकार से सिविल सप्लाई के कॉरपोरेशन के भी ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं विच आर को रिलेटेड टू अवर फूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट। इस समय लगभग 2000 के करीब फेयर प्राइस शॉप्स हैं और 70 सर्कलों के अधीन ये काम करती हैं।